औसत सेवन काल या फिर पोसोलॉजी भी इसे कहते हैं। तो औसत सेवन काल क्यों महत्वपूर्ण है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं, लेकिन मेनली शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे अपना नोट्स बनाएं और कैसे इस चीज़ को समझें, इसके बारे में ये वीडियो है। तो देखिए, औसत सेवन काल जिसे हम पोसोलॉजी भी कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि औषधियों को सेवन करने से पूर्व चिकित्सक को रोग रोगी एवं औसत द्रव्य का बल अबल के आधार पर औसत सेवन कराना चाहिए। किसी भी रोगी के लिए किसी भी औषध को जब हम देते हैं तो उसके बल पे निर्धारित करता है कि उसका रोग कैसा है, जो हमारा रोगी आया है वो किस अवस्था में है, जो हमको औसत देनी है वो कितनी मात्रा में देनी है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि उसके बल के आधार पर होता है कौन सी औसत को हमें ज़्यादा देना है, कौन सी औसत को हमें कम देना है। क्योंकि औसत का भी बल किसी को औसत का ज़्यादा होता है, किसी औसत को थोड़ा सा देने पर भी वो शीघ्रकारी होता है या कोई चीरकारी होता है। तो यहाँ पे जो रोगी रोग और औसत के आधार पर यहाँ पे हम औसत देते हैं। किसे देते हैं, तो हम रोगी को देते हैं। तो यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो है रोगी के रोग निवारण करने के लिए उचित समय पर औसत प्रयोग से ही लाभ मिलते हैं। इसका मतलब है कि हमारे आयुर्वेद चिकित्सा में साध्य और असाध्यता, ये दो प्रकार की चिकित्साएं बताई गई हैं, जिसके अंतर्गत आता है कि अगर हम जब भी रोग उत्पन्न हुआ है उसके मिनिमम टाइम पे अगर हम किसी रोगी की चिकित्सा करते हैं तो वह रोग साध्य होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन और समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे वह रोग असाध्य होता चला जाता है। तो इसी में बताया गया है कि रोगी के जो रोग हैं उसको समय पर औसत प्रयोग करना चाहिए, तभी लाभ मिलता है। यदि समय पर नहीं किया जाएगा तो लाभ नहीं मिलेगा। फिर आचार्यों के कुछ मत हैं, आचार्यों ने मत दिए हैं, जैसे कि जो महर्षि अग्निवेश हैं उन्होंने 10 काल का वर्णन किया है कि 10 काल उन्होंने बताए हैं। उसके बाद जो आचार्य सुश्रुत हैं वो भी 10 काल बताए हैं, और अष्टांग संग्रह जो कि 11 काल बताते हैं, वो एक एक्स्ट्रा बताते हैं निशा को अष्टांग संग्रह में। तो इस प्रकार आचार्यों के मत हैं। इन्होंने महर्षि अग्निवेश ने 10 काल बताए हैं चरक चिकित्सा स्थान में, आचार्य सुश्रुत ने बताया है 10 काल, और अष्टांग संग्रह में हमें 11 काल का वर्णन मिलता है। उसके बाद जो हमें मेनली जो है आचार्य सुश्रुत का ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम आचार्य सुश्रुत का जो हम शॉर्ट में कैसे डिफाइन करेंगे वो भी आगे आएगा। तो देखिए यहाँ पे आभक्त, प्राभक्त, अधोभक्त, मध्य भक्त, अंतर्भक्त, शाभक्त, समुद्ग भक्त, मुहुर मुहुर, शाग्रास, ग्रासांतर, इस प्रकार 10 प्रकार के बताए गए हैं। और 11वां जो है वो है निशा, जिसे अष्टांग संग्रह ने माना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सबसे पहला है वो है हमारा आभक्त। तो जो आभक्त है उसमें हम बताते हैं कि प्रातः काल सूर्योदय के समय भूखे पेट औसत का सेवन करने के काल को ही कहते हैं। तो इसका मतलब है जब हम प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तभी अगर हम खाली पेट ही सेवन कर लें औसत का, उसे हम कहेंगे आभक्त। इस समय जो भी औसत देते हैं वो अधिक गुणकारी होती है, क्योंकि आपको पता है खाली पेट मतलब एक ऐसा, अगर इसे हम समझें तो एक खाली कमरे में आप कोई भी चीज़ जल्दी एडजस्ट या कोई भी चीज़ जल्दी सामान सेट या कोई भी चीज़ जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी जगह वो भरा हुआ कमरा होगा तो आप वहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे कि साफ़ सफाई खाली कमरे की हम ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं, जबकि हम बाकी जो खाली नहीं है उनमें टाइम लगता है। तो ये इसे आप समझ सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। फिर उसके बाद जो दूसरा आता है वो होता है प्राग भक्त। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए औषध काल में औषध खिलाकर बाद में अन्न सेवन कराया जाता है। औसत काल में औसत खिलाकर, तो आप बोलेंगे कि अधोभक्त मतलब कि अभक्त और प्राग भक्त, ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे प्रातः काल लिखाया हुआ है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है क्योंकि प्रातः काल में आपको भूखे पेट ही लेना है, लेकिन इसमें लिखा है कि औसत काल में ये हो सकता है दोपहर हो सकता है, शय्या काल हो सकता है, कोई भी काल हो सकता है। तो औसत काल में पहले औसत खिलाना है, उसके बाद अन्न खिलाना है, तब जाके ये प्राग भक्त होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिक है कि यहाँ पे ये अपान वायु की तुष्टि के लिए दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे नीचे में सभी के जितने प्रकार के जहाँ जहाँ पे बताया गया है कौन से वायु के लिए देना है तो वो लिखा हुआ है। तो ये अपान वायु के लिए मेनली दिया जाता है। इसमें अन्न आदि के साथ उदर में मिश्रित
होने से वमन होकर वापस नहीं निकलती। मतलब जो भी अन्न है उसके साथ ये मिश्रित हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले औसत दिया है उसके बाद अन्न खा रहे हैं तो उधर में मिश्रित हो गई, तो इसलिए ये वमन या उल्टी जिसे हम कहते हैं वो होकर वापस नहीं निकलेगा। और ये वृद्ध, बालक, कायर, कृष स्त्रियों को सेवन कराना चाहिए, इनको सेवन कराना चाहिए इनको। ठीक है। इसके बाद हमारा अधोभक्त आता है। तो अधोभक्त में क्या होता है, तो अधोभक्त में देखिए भोजन करने के तुरंत बाद में औसत ग्रहण करने को अधोभक्त कहते हैं। तो भोजन जैसे ही किसी भी भोजन करते हैं, अभी तक हमने दो पढ़े हैं जिसमें अभक्त और प्रागभक्त। एक अभक्त है जिसमें प्रातः काल, और जो दूसरा है कोई किसी भी औसत काल में हम पहले औसत खिलाते हैं उसके बाद हम भोजन देते हैं। तो इसमें क्या करना है, भोजन करने के तुरंत बाद खिलाना है। तो जो औसत ग्रहण करेंगे उसको अधोभक्त कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो व्यान वायु है उसके विकारों के लिए प्रातः भोजन के पश्चात, मतलब जो सुबह का भोजन है उसके पश्चात, उदान वायु और प्राण वायु के विकारों के लिए संया भोजन के पश्चात औसत देनी चाहिए। तो ऐसा अधोभक्त में बताया गया है। फिर जो है हमारा मध्य भक्त। मध्य भक्त में हमने लिखा है कि आधा भोजन करके मध्य भक्त, मध्य का कहने का मतलब ये है कि मध्य में, यहाँ पे अधो का मतलब था लास्ट में और मध्य का मतलब है बीच में। तो अधो आधा भोजन करके औसत सेवन कराने के बाद आधा भोजन कराना, मतलब आपने आधा भोजन किया फिर औसत सेवन किया फिर आधा भोजन किया, तो उसे हम मध्य भक्त कहेंगे। ये होता है समान वायु के लिए, समान वायु की जितनी भी दृष्टियां होती हैं उनके लिए ये दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा अंतर्भक्त। अंतर्भक्त में होता कुछ ऐसा है कि पहले अंतर्भक्त कहने का मतलब है कि प्रातः काल या किसी भी काल में जब भोजन जीर्ण हो जाता है, और फिर दोपहर में औसत सेवन कराने को अंतर्भक्त, मतलब सबसे लास्ट में। तो इसका कहने का मतलब है कि पहले जीर्ण हो जाएगा जो हमारा खाया हुआ भोजन है, उसके बाद हमें औसत देना है। तो ये व्यान वायु के दुष्टि के लिए हम देते हैं। उसके बाद जो आता है सभक्त। सभक्त में औसत को पके हुए अन्न या अन्न के साथ पकाकर दिया जाए, मतलब या तो हम पके हुए अन्न के साथ ही दे दें या फिर अन्न के साथ ही पका दें। तो इस दो तरीके से हम सभक्त, मतलब उसके साथ ही, सभक्त कहने का मतलब है कि औसत के साथ ही हम देते हैं, जिसमें कि दुर्बल स्त्री, बालक, दृढ़ मतलब वृद्ध और अरुचि, जिनको अरुचि है, जिनको मन नहीं लगता खाने में, उनको दिया जाता है उसके साथ ही। फिर उसके बाद है समुद्ग। समुद्ग में जो है यहाँ पे हम बताते हैं कि भोजन के प्रारंभ और अंत में पाचन, नश्य, अवलेह, चूर्ण आदि औषध को लघु एवं स्वअल्प अन्न के साथ देना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, हम भोजन के प्रारंभ में भी देते हैं, अन्न में अंत में भी देते हैं। तो क्या करते हैं हम इसमें कि उसको स्वअल्प अन्न के साथ दे देते हैं, चाहे वो पाचन के लिए हो, नश्य के लिए हो, अवलेह और चूर्ण कुछ भी हो सकता है। तो उसे हम स्वअल्प अन्न मतलब थोड़े से अन्न के साथ हम इसको दे देते हैं समुद्र में। तो ये किस किस रोग के लिए है, तो ये हिक्का के लिए है, कंप के लिए है और अक्षेप के लिए है। तो इस प्रकार समुद्र है। उसके बाद है हमारा जो 8वें नंबर का है वो है मुहुर्मुहुर। मुहुर्मुहुर कहने का मतलब है कि बार बार, यहाँ पे है औसत को भोजन के लेने या नहीं लेने, खाली पेट पर बार बार प्रयोग किया जाता है। देखिए खाली पेट दो बार आया है, खाली पेट पहला आया था हमारा अभक्त में और दूसरा आया है मुहुर्मुहुर। या तो भोजन ले रहे हैं उसके साथ ही या फिर खाली पेट बार बार लेने का प्रयोग अगर हम करें तो उसे हम कहेंगे मुहुर्मुहुर। तो यहाँ पे जो है श्वास, काश, हिक्का, वमन, तृष्णा, विषजन्य विकारों में हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है 9वें नंबर का है साग्रास। साग्रास कहने का मतलब है कि जितने भी हम आवश्यकता अनुसार जो भी हम ग्रास कहने का यहाँ पे मतलब है कौर। तो जो भी हम प्रत्येक ग्रास दिए जाते हैं उनके साथ सम्यक मात्रा में हम अगर औसत भी दें तो उसी को हम साग्रास कहते हैं। मतलब जितने मात्रा में आवश्यकता अनुसार सम्यक मात्रा में प्रत्येक ग्रास दिया जाना। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम ग्रास लेते हैं उसी के साथ औसत लेते हैं, इसलिए इसको साग्रास कहते हैं। ये जो होता है ये अग्निदीपन वाजीकरण के लिए होता है। फिर एक है ग्रासांतर। ग्रासांतर कहने का मतलब है कि ग्रास मतलब कौर के, दो कौर के बीच में एक, तो औसत को दो ग्रास के मध्य में सेवन करने को ग्रासांतर कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारा जिसको कि हमारे आचार उन्होंने आचार अष्टांग संग्रह में
ये वर्णित है 11 प्रकार के, जिसमें कि निशा एक माना गया है। तो उसे हम निशा जो माना गया है उसके बारे में है कि औसत को रात्रि में सोते समय लेने के कारण इस काल को निशी कहते हैं। तो निशा या निशी उसका ही पर्याय है। इसको किस लिए लिया जाता है? तो इसको हम ऊर्ध्व जत्रु विकारों के लिए, या फिर आपके लेखन करने के लिए, ब्रीहण करने के लिए पाचन, समन, विरेचक, औसत का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे करके ये हमारे 11 प्रकार के, जो कि अष्टांग संग्रह और सुश्रुत के अनुसार जो 10 थे वो हमने बताए। ये शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है, तो हमें ऐसा ही लिखना है। और इस शॉर्ट नोट्स